ओके, सो देख लीजिए कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संसाधनगत समस्याएं क्या क्या हैं। व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री, कल्चरल, सोशो कल्चरल यहाँ की विशेषता क्या है, और अभी आज के समय में राजनीतिक समस्याएं क्या चल रही हैं, और भारत सरकार का उस पर क्या रवैया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का क्या रवैया है, भारत सरकार का क्या रवैया है, सब आपको जानना चाहिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू से संबंधित दो चीजें ध्यान रखिएगा हमेशा। खनिज, जितने भी खनिज संपदा है इसकी, उसके उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, तीन चीजें इनफैक्ट, दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि क्या इस प्लेट्यू का और इन सभी प्लेट्यूज का, जो सेंट्रल हाईलैंड के प्लेट्यूज हम देख रहे हैं, उनका भारत के क्लाइमेटोलॉजी में कोई रोल है क्या। मैं अभी इस पर इसलिए नहीं बल दे रहा था पहले, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी हम लोग मानसून जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो थार से लेके, जो थार का मरुस्थल है, वहां से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, ये जो पूरी बेल्ट है, इसका क्या रोल है। एक ट्रफ, चलिए बाद में ही बताएंगे। ठीक है, उसका क्या कोई संबंध है, ये याद रखिएगा कि मैं पढ़ता ना बाकी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो लास्ट चीज है, वो है कि क्या इस किसी भी एरिया में, ध्यान से सुने बात को, स्पेशली छोटा नागपुर के नीचे या आसपास, क्या कहीं पर नक्सलिज्म या इससे संबंधित समस्याएं आसपास हैं क्या, और अगर ऐसा है तो क्या इसमें इसका कोई ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन भी है क्या, इस एरिया के फिजियोग्राफी का भी कोई रोल है क्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उदाहरण देके बताता हूं, जहां जहां पर जो वन, सघन वन का क्षेत्र होगा, जहां पर सघन वन होंगे, जैसे चंबल देखा आपने, जहां जंगल वंगल खूब सारा होगा, जहां छिपने की जगहें होंगी, जहां पर ठिकाने बना सकते हैं, जो दुरूह क्षेत्र होंगे, वहां पर निश्चित सी बात है कि नक्सलिज्म जो है वो फल फूल सकता है, वहां पर उसे जगह मिल सकती है। जहां नहीं होगा वहां पर मुश्किल होगा। तो इस एटीट्यूड से पढ़िए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये पर्सपेक्टिव लगा के दिमाग में थोड़ा सा गूगल करके पढ़िएगा कि व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एरियाज। इसी प्रकार मेघालय प्लेट्यू देखिए, मेघालय प्लेट्यू को मैं पढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। इसे हटा देते हैं, आगे से इस तरफ ले आते हैं। ये जो मेघालय प्लेट्यू है दोस्तों, यहां से यहां तक मेघालय प्लेट्यू समझ लीजिए। ठीक है, और थोड़ा दबा, ये दिख ही रहा है एक्चुअली, ध्यान से देखिए तो दिख ही रहा है। और ये पूरा पार्ट, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है वो हिमालयाज। ठीक है, जो है, जो रिफ बताया था ना, जो नए हैं जल्दी से जान लें कि कल बताया था कि जब इंडियन प्लेट जो है ना ऐसे ऐसे लड़ी है, ये है डायरेक्शन इंडियन प्लेट का, ऐसे लड़ी है जाके यूरेशियन प्लेट से। तो जो यहाँ लड़ी है, वो वाला जो पॉइंट कहलाता है वो नंगा पर्वत बन गया। नंगा पर्वत आज बन गया आज की तारीख में। और जो यहाँ जाके लड़ा, दूसरा वाला पार्ट जो पहले लड़ा, वो नामचा बरवा। ठीक है, अरुणाचल के एकदम पीक पे नामचा बरवा करके यहाँ पर बन गया। ठीक है, और ये एरिया, ये वाला एरिया बहुत टफ था, स्ट्रांग था, और ऊपर वाला भी एरिया बहुत स्ट्रांग था, तो वो दोनों तो धंस गए, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए ये आर्क बन गया। देखो ये पूरा आर्क बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इस प्रकार से ये जो भाग है वो हिमालय का ही टूटा हुआ भाग है, ये ऐसे चलता चला जाता है नीचे भी। अभी मैप में देखेंगे, अंडमान निकोबार पढ़ाएंगे तो एक बार दिखाएंगे। ठीक है, तो हम कहां पर थे, हाँ, कि मेघालय प्लेट्यू का एरिया कौन सा है। मेघालय प्लेट्यू देखिए, यही मेघालय प्लेट्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां से ऐसे करके मिकिर और रेंगवा, 5 हिल्स का नाम याद रखेंगे प्लीज, कृपया उसका नाम जरूर याद रखेगा। और ये मालदा जो गैप है ना, ये मालदा गैप है, जो मेन पेनिनसुला, ये मेन पेनिनसुला ऐसे आ रहा है। तो जो मालदा गैप है, बंगाल में मालदा करके जगह है ना, सुनो, मालदा का आम तो सुनबे किए होगे, कुछ और नहीं सुनो होगे तो। जी सर। मालदा, हाँ जी सर। ठीक है, क्यों मालदा में आम क्यों फेमस है भाई, ऐसा क्या हो गया अचानक वहां पर कि वो सॉइल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां की आम की फसल के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुझे ध्यान है ठीक से तो एसिडिक टाइप की, थोड़ी सी एसिडिक टाइप की सॉइल होनी चाहिए, 5 से 7 उसका पीएच वैल्यू हो। पीएच वैल्यू जानते होंगे आप, 7 से नीचे हो तो एसिड और ऊपर हो तो हाँ, यस सर। वैसा हो। और यस सर। बढ़िया जो है रेनफॉल का ऑप्टिमम कंडीशन है, तो वहाँ बढ़िया खेती होती है। और फिर एक चीज, जहां पर कोई जगह जम जाता है जब कोई प्रैक्टिस, तो फिर सब लोग वही करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है वहां पर बहुत अच्छे से उसकी खेती वगैरह होती है। मैंगो गार्डन ऑफ बंगाल शायद कहा जाता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो, बहुत पुराना हो गया इससे पढ़ाई लिखाई। वेस्ट बंगाल का आम का बगीचा कहते हैं मालदा को। खैर कोई बात नहीं, तो मालदा गैप से सेपरेट होता है। राजमहल हिल्स भी यहीं पे है, राजमहल हिल्स भी इसी एरिया में है, तो इससे ये सेपरेट हो जाता है, लेकिन ये है इसी का पार्ट। कुल मिलाकर बात ये है, ये इसी का हिस्सा माना जाता रहा है, माना जाता है, इस पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा भाई, फिर इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, 5 हिल्स
हिल जैसे हैं, ये उच्च भूमि है, पठार है, हिल जैसे हैं, ये पांचों याद रखिएगा कि ये इसका हिस्सा माने जाते हैं। मेघालय प्लस मिकिर हिल्स ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू हो गया, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय प्लेट्यू हो गया, और मिकिर और रेंगमा और 2 हिल्स इसके साथ हो गए। ये 5 चीज याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दरअसल दरअसल मैं आपको बताऊं, गारो खासी जयंतिया जो है ना, ये जनजातियां हैं, जो उस पहाड़ियों पर उस क्षेत्र में बसी हुई जनजातियां हैं ये सारी, ठीक है। इनके क्या विशेष, कल सर बता रहे थे, ओझा सर जिस प्रकार से हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, वो ध्यान रखेगा। तो अब गारो जो जनजाति है उसकी क्या विशेषता है, खासी का क्या है, क्या इनमें से कभी किसी ने आंदोलन किया है, इनका नागालैंड से, इससे मिजोरम से क्या संबंध है, आपस में इनका क्या कैसे रहता है, कोई राइवलरी है, कोई विशेष कल्चर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, कोई डांस फॉर्म, ये सब चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, ये भी एक मैं लिखा था जानबूझ के कि बताऊंगा जरूर, कि कार्बी एंगलोंग करके असम का हिस्सा है वो, दरअसल ध्यान सुनिएगा, वो मेघालय प्लेट्यू, गड़बड़ाइएगा मत, देखिए असम मेघालय जब हम बोल रहे हैं तो ये राजनीतिक मानचित्र बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुने कृपया इस बात को। जब मैं कह रहा हूं असम मेघालय, तो ये राज्यों के नाम ले रहा हूं। जब मैं मेघालय प्लेट्यू, मेघालय पठार बोलूं, तो ये फिर राजनीतिक रूप से इसको बांटने की जरूरत नहीं है। तो मेघालय का पठार जो है वो मुख्य रूप से मेघालय में आता है, कुछ हिस्सा असम में, कुछ इधर भी फैल सकता है, कुछ इधर भी फैल सकता है, समझ गए ना। तो राजनीतिक अलग है और ये भौगोलिक चीज अलग बता रहे हैं। तो कार्बी आंगलोंग जो है, कार्बी आंगलोंग हिल्स जो है, एरिया जो है, अब वो इस जगह पर असम का हिस्सा है। तो कार्बी आंगलोंग से शुरू होकर गारो, खासी, जयंतिया, गारो फिर खासी फिर जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, इस प्रकार से ये पूरा एक आर्क जो है धनुष जैसा, उल्टा धनुष जैसा बनता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप विस्तार में देख लीजिएगा, गूगल करके उसी चालाकी से पढ़ लीजिएगा जैसे हमने बताया, समय कम खर्च करना है, बहुत ज्यादा नहीं नष्ट करना है, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है दक्कन का पठार, अब हमारे मेन वाले पे, नीचे वाले पे, ठीक है, नर्मदा जी के नीचे वाला ये एरिया जो है, इस पे आए। दक्कन का पठार में पहला ऊपर का महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका का पठार, तेलंगाना का पठार ये, और तमिलनाडु की उच्च भूमियां, यहाँ पर रह गया है चौथा भी इसमें जोड़ लीजिएगा, तमिलनाडु का अपलैंड्स, ठीक है। इसके बारे में एक्चुअली इसको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, याद आ गया अचानक से, मैं अभी आपको तुरंत, यह प्रश्न जो है वो आया हुआ प्रश्न है, मुझे अचानक से याद आ गया है, मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, तो जो अभ्यर्थी हैं उनको आइडिया भी आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, अगर आप बेसिक समझते हैं तो कैसे आप एलिमिनेट कर ले जाते हैं चीजों को। प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऐसी है, अगर अभी याद एकदम से नहीं है, शब्दशः नहीं याद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी फसल है जिसको बहुत पाला पड़े तो नष्ट हो जाएगी, जिसको ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रिटेंशन करने की कैपेसिटी हो, ठीक है। और एक दो और चीजें थी। तो अगर आपको बेसिक मालूम है, और उसमें एक दो ऐसे और हिंट थे जिससे पता चल जाता है कि ये इस एरिया का बात हो रहा है, महाराष्ट्र के आसपास का ही बात हो रहा है ये, ठीक है। तो उसमें जरा सा भी दिमाग आप अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये दक्कन का लावा वाला क्षेत्र है, और जो लावा लावा आके जो सूख गया है, बैसाल्टिक लावा के, क्योंकि उसका कलर कैसा हो जाता है, फिर डार्क कलर हो जाता है, उससे जो सॉइल बनती है, उसके ऊपर जो सॉइल बनेगी, मृदा बनेगी, वो काली मिट्टी का निर्माण करती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल यहाँ में, और यहाँ ब्लैक में सॉइल में, सर यहाँ में सौर में दो तीन बात ऐड करूंगा कि जो टॉपिक सौर ने टच किया है कि एक सवाल प्रीलिम्स में आया है, वो सवाल अक्सर आता है जी सर। जो आपका एग्रीकल्चर है, उसमें जो आप खेती करते हो वहां पे सॉइल कौन सी है, सॉइल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उस सॉइल को प्रभावित कौन कौन से करने वाले नेचुरल और अननेचुरल कारक हैं, उस सॉइल में कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, जो आपका केपीएच है आपको जानना जरूरी है, उस सॉइल में क्या डालने से उर्वरता बढ़ती है, वहां पर कौन कौन सी खेती होती है, वही खेती वहां पर क्यों होती है, और वहां पर किस यूरिया का इस्तेमाल होता है। ये जो इन सवालों का स्ट्रक्चर है, यह आप जैसे सौर अभी एक महाराष्ट्र का प्लेटू लेके चल रहे हैं पार्ट, लेकिन आपको इस तरह की प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में तैयार करनी होगी।
और मुझे बहुत उम्मीद है यह सवाल इस बार आएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल लास्ट ईयर नहीं आया था। कभी भी कोई सवाल आ सकता है, लेकिन यह आपको सर तैयार आया था करना एक ही सवाल होगा। पिछली बार, आया हुआ है? ये सर ये वाला आया हुआ है कपास का। हाँ, अब देखो कपास का अगर कुछ चेंज करने, देखिए आपके एग्रीकल्चर के सवाल का 2-3 सवाल का कोटा है। एग्रीकल्चर से सवाल ना आवे इसकी संभावना 0 होती है। तो आप इस इशू को जरूर तैयार करो। जैसे ही आज ये जो लेक्चर का ये टॉपिक है, यह टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। और आप एज आई एम लिसनिंग द लेक्चर आई एम गेटिंग द पॉइंट कि आपके दिमाग में ये ज्यादा क्लियर भी हो रहा है। तो आप जैसे ही लेक्चर क्लोज होता है, जो मैंने 7-8 पॉइंट दिखाए हैं, उस पॉइंट को आप फिर से देखिए। और जो शौर्य कंट्रोल कर रहे हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू, उसको आप एक्सटेंड करो पूरे इंडिया पे। और उससे 2 फायदा होगा कि आपके विजन का विस्तार होगा। जब हम लोग मेंस पे आएंगे, आई विल एक्सप्लेन कैसे यह मेंस में भी काम आ सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया, जब अभी हम लोग, आपको ध्यान होगा कि हम लोग का जो प्रोग्रेशन है वो बड़ी चीजों से महीन चीजों की तरफ हो रहा है, जो हमने पढ़ाई शुरू की है। ठीक है, अभी हम लोग क्षेत्रों का खाली दिमाग में रख लेंगे कि कौन सा क्षेत्र किधर पड़ता है। ठीक है, उसके मुख्य मुख्य भाग क्या है, फिर धीरे धीरे इसके फाइनल एलिमेंट्स में जाएंगे। फाइनल एलिमेंट्स में क्या होगा, लोकल माइक्रो क्लाइमेट कैसा है, वहां की खुद की जलवायु कैसी है, कितना साल में कितना पानी। मुख्य रूप से 4 चीजें साल में: एनुअल मीन रेनफॉल, उसको औसत वर्षा कितनी होती, कितने एमएम होती है पूरे वर्ष में। वार्षिक औसत क्या है वर्षा का, नंबर 1। नंबर 2, वार्षिक तापमान में कितना फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, 2 हो गया। नंबर 3, सॉइल सिस्टम वहां का कैसा है। ठीक है, 3 हो गया। और नंबर 4, वहां की इरिगेशन फैसिलिटीज, वहां के फर्टिलाइजर सिस्टम, जो अब इंसान वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखा करिए इस चीज को। पहले प्राकृतिक चीजों को का सारा अध्ययन कर लीजिए, फिर इंसान वाला एलिमेंट उसमें डाल दीजिए। तो प्राकृतिक चीजें क्या क्या हो गई। नंबर 1, वहां वो बेडरॉक कैसा है, बेडरॉक हम पढ़ रहे हैं इस समय। बेडरॉक के ऊपर सॉइल कैसे बनी। नंबर 2, वहां पर वर्षा कितनी होती है, कैसी होती है, साल में कितने दिनों में कितने दिन वर्षा होती है, कितने दिन खुला बादल रहता है, आसमान खुला रहता है, सनलाइट कितनी मिलती है, पाला तो नहीं पड़ता है, इस तरह की चीजें। फिर तापमान कैसे ऊपर नीचे होता है साल में, उसकी रेंज क्या है, उसका लैटिट्यूड क्या है तापमान का। और चौथी चीज की ह्यूमन से रिलेटेड इंटरवेंशन क्या क्या वहां पर है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, फर्टिलाइजर कैसा है, ये सब चीजें, डैम कोई बना है कि नहीं, सिंचाई परियोजना कैसी है। ये सब चीजें जब आप, इसलिए हम इस तरफ ही जाएंगे ताकि कभी भी किसी को रटना ना पड़े कि यहाँ पर ये फसल पैदा होती है ना। अपना ध्येय यही है कि कौन सी फसल, किस प्रकार के वन, ये सब आपको वैसे ही मालूम होंगे। जैसे ही ये 4 चीजें समझ जाएंगे आप, तो आप वनों के विषय में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ पर भविष्यवाणी का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, वन के विषय में लगा ले जाएंगे। अब आप इंडस्ट्रीज के विषय में भी थोड़ा थोड़ा बताने लगेंगे जब आप ये सब चीजें समझ जाएंगे कि किस प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे, जनसंख्या किस प्रकार से वहां पर जनसंख्या का वितरण होगा, लोग कैसे बसेंगे, किस प्रकार की वसाहत होगी, वहां पर ट्यूबवेल खोदा जा सकता है कि नहीं, या वहां पर नहर परियोजना ज्यादा सफल होगी कि ट्यूबवेल परियोजना ज्यादा सफल होगी, वहां नदियां कैसी हैं, जल प्रपात कैसे हैं, अगर जल प्रपात ऐसे हैं तो वहां पर जल विद्युत बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इस सब तरह का हम इस पूरे सेटिंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम और आप दोनों सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भाग याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में जो मुख्य भाग है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, जिसे मैसूर प्लेट्यू भी कहते हैं, मैसूर का पठार, तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू हो गया। और फिर तमिलनाडु की अपलैंड्स भी यहाँ पर इसमें आती हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक जो है सिंहावलोकन वाला परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब महत्वपूर्ण भाग 2 और आ गए, बहुत महत्वपूर्ण, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। सब लोग खूब अच्छे से समझ लें कृपया। ईस्टर्न घाट्स पहले से ही बने हुए हैं, वो सबमर्जेंस से नहीं बने हैं, मतलब उनको टूट कर गिरने से नहीं बने हैं, वो वेस्टर्न घाट में हुआ है, इधर नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, जो जैसा था सिस्टम उसी में पहाड़ बनने की, पर्वत बनने की जो है प्रक्रिया शुरू हुई, और फिर धीरे 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 करके जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते डिन्यूडेशन हुआ है उनका। ठीक है, ओरोजुनी जो है आर्कियन समय जो था, यानी सबसे पुराना समय, और प्रोटेरोजोइक, जब पहली बार जीवन पैदा हो रहा था धरती पर, उस दौरान, उसी के दौरान बीच में यही ईस्टर्न घाट बना था। जब बाकी ये पूरा एरिया जैसे बना था वैसे ये भी बना था, तो तब इसकी ओरिजिनी हो गई, छोटे छोटे पहाड़ बन गए। उसके बाद से ये क्षरण ही हो रहा है इसका, ये डिन्यूडेशन और इरोजन ही हो रहा है, तो इसलिए ये छोटे हैं वेस्टर्न घाट की तुलना में, जबकि वेस्टर्न घाट बाद में बने हैं और वो फ्रैक्चर से बने हैं, इसलिए वो अलग है इनसे।
तो भाई क्या जान सकते हैं हम ईस्टर्न घाट के बारे में? एवरेज हाइट इज लेस देन वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नॉर्थवर्ड जाने पर राइज करती है, उल्टा है। वेस्टर्न घाट इधर इधर आइए तो इधर ऊंची चोटियां होती हैं, इधर छोटी चोटियां होती हैं, जबकि इसमें उल्टा है, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, ठीक है। एवरेज हाइट की बात होती है, अपवाद हमेशा निकल सकते हैं। आरोया कोंडा, देवडी मुंडा, सिंगाराजू, निमलगिरी, महेंद्रगिरी, ये मेजर पीक्स हैं उस एरिया की, ठीक है। किस क्षेत्र में कौन सी पीक पड़ती है? आंध्रा की। ये तो एक भौगोलिक विस्तार है। अब इसका राजनीतिक भाग कर लीजिएगा, ठीक है, कि ईस्टर्न घाट में पाए जाने वाली सबसे ऊंची चोटी ये है, लेकिन वो इस राज्य में है, तो उसके बगल वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इस तरह का थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ये जान लीजिएगा। मूल रूप से ऐसा एक लाइन में बोल देता हूं, ये वाले शब्द ना भी समझ में आ रहा है, अभी समझा भी दूंगा कि क्या है ये। दरअसल लावा, जब सबसे पहले लावा ने भारत की प्लेट को बनाया था, फिर उस पर बहुत अधिक दबाव बनने से, याद है सभी को, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो भी मेटामॉर्फिक हो सकती हैं, उनका भी कायांतरण हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। तो ये वही मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम लिखा हुआ है, 2-3 जो लिखा हुआ है। नाइस याद है ना, ग्रेनाइट जो है वो नाइस में बदल सकता है और ग्रेन्युलाइट्स में बदल सकता है। तो ग्रेन्युलाइट्स एक जनरल टर्म है, ग्रेनाइट ग्रेन्युलाइट में बदल जाता है मेटामॉर्फिक होकर, यानी ग्रेनाइट जो कि एक आग्नेय चट्टान का प्रकार है, वो कायांतरित होकर ग्रेन्युलाइट में बदल जाता है। अब इसका नाम यहाँ पर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, अगर मुझे याद आ रहा है ठीक से, चार्नोक जो थे वो साइंटिस्ट का नाम है आई थिंक, इसलिए नाम रख दिया गया होगा। घूम घुमा के कुछ और नहीं है, ये आग्नेय चट्टानों के कायांतरित रूप है, बस अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसलिए अलग नाम है। जैसे यही ले लीजिए खोंडालाइट्स, खोंडालाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि खोंड ट्राइब, वहां पर जनजाति, खोंड नाम के नामक जनजाति वहां पाई जाती है, तो उसके वहां पर उसका वसाहत था, इसलिए उसका नाम खोंडालाइट्स रख दिया गया, उस पर पूरे ब्लॉक का नाम। कहने का अर्थ ये है, समझने वाली बात बस इतनी सी है, यह पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं, उनका अगर कंपोजिशन, उनके संगठक के बारे में बात करिए तो आप पाएंगे कि वो आग्नेय चट्टानों के कायांतरित होने से बने हुए हैं। दैट्स ऑल, घूम घुमा के, ज्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है। अभी बताते हैं कि क्या क्या हमको स्टडी करना रहता है, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट देख लीजिए थोड़ा सा, सह्याद्री भी कहा जाता है, आप जानते हैं इनको, ठीक है। तापी के मुख से लेकर, मुहाने से लेकर, आ गया ये सवाल आ चुका है, बताया था मैंने कि लोगों को लगता है कि गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र से ही चालू होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गुजरात में भी उसका पार्ट है। डांग डांग करके यहाँ पर एक इलाका है, बताया था आपको, तो तापी के ठीक नीचे से वो पूरा हिली एरिया वहां से शुरू होता है, 100 किलोमीटर जैसा चल के जाइए और बढ़िया पहाड़ियां मिल जाती हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। यहाँ तमिलनाडु, आप सोचेंगे तमिलनाडु कहाँ से आ गया, ये ऐसे जाके ऐसे होता है नीचे, ऐसे है ना, देख रहे होंगे यहाँ पर, तो तमिलनाडु में भी उसका हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा तमिलनाडु में भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टीप वेस्ट स्लोप बट जेंटल ईस्ट स्लोप, अब आप ये भी जानते हैं, या याद रखने की जरूरत नहीं है, अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। इस तरह का जो स्लोप होगा वो एकदम खड़ा होगा, और जो पूर्वी तरफ जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, निश्चित सी बात है, क्योंकि यही वाला भाग तो है, यही वाला तो भाग है जो पहले ऐसा था, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लॉक टूटा और नीचे समुद्र के नीचे चला गया, इसलिए ये पहाड़ियां बन गई फिर ऐसे, ठीक है, इसलिए वेस्टर्न घाट बन गया। फिर दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन, याद होगा आपको, बताया था अभी शुरू में भी बताया था कक्षा के, ये ब्लॉक माउंटेन जैसा है कि एक पार्ट टूटा, जो खड़ा रह गया वो माउंटेन जैसा बन गया देखने से, ठीक है। ईस्टर्न घाट को ये नीलगिरीज में, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, नीलगिरी, ये नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरीज में, ये ईस्टर्न घाट इधर से आ रहा है, इसी एरिया में, नीलगिरी एरिया में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर भी एक छोटी सी पूंछ वेस्टर्न घाट के नीचे रह जाती है, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पर आके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नीलगिरी में आकर ईस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो दोनों आके जुड़ जाते हैं, ये बात याद रखेगा। अभी इसको बताता भी और डिटेल से भी देखेंगे इसको, ठीक है। तो सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर आपका माइक ऑफ। ओके ओके सर आपका माइक नो थैंक यू। ये जो गैप है बहुत महत्वपूर्ण गैप है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दर्रा है, दर्रा, ये भी दर्रा ही है एक तरह से देखिए तो। वैसे तो हम लोग
आप जानते होंगे कि माउंटेन पासेस जो हिमालयाज के हमेशा पड़ते हैं, यहाँ पे भी 3 दर्रे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा मैं मानता हूँ, एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसको पाल घाट कहते हैं, पाल घाट। तो ये क्या कर रहा है, नीलगिरी को अनामलाई, ये जो एरिया है ये अनामलाई का एरिया है, तो नीलगिरी को अनामलाई एरिया से पाल घाट अलग करता है। फिर इसके ऊपर जाएंगे, 2 और महत्वपूर्ण घाट है बंबई के पास, बंबई पुणे और बंबई नासिक, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। मुंबई और पुणे और मुंबई और नासिक को जोड़ने वाले 2 गैप्स हैं। तो भोर घाट जो होता है भोर वो, घाट और बिल्कुल सही, भोर घाट मुंबई और पुणे को और मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो है वो भाल घाट। ठीक है, बिल्कुल सही। और देखते जाइए आगे, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए है क्या? अनाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक है, याद रखेंगे। नीलगिरीज में जो अनाईमुड़ी है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है, पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। देखिए साउथ की तरफ है हाईएस्ट पीक जो है, ठीक है। अनाईमुड़ी, कुद्रेमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स एंड एंटायर एरियाज, पूरा क्षेत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लौह धातु के अयस्क वगैरह, बहुत बढ़िया, बहुत रिच एरिया है ये अयस्क के लिए, याद रखिएगा इस चीज को। ये हम पढ़ेंगे भी, चिंता न करें, इसको हम पढ़ेंगे भी कि सारे मुख्य एरियाज पढ़ेंगे। ऐसे ही पुष्पागिरी जो है वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण पीक है जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर मुझे ध्यान से याद आ रहा है, इसमें द्राविडियन जो जनजातियां हैं वो इसमें बहुत समय तक, बहुत तेजी से ये डिस्टर्ब हो गया है एरिया, लेकिन काफी जनजातीय जो है, जनजातियां यहाँ पर, उनका निवास स्थान रहा है ये, ठीक है। काल सुबाई मेजर, ये सारी मेजर पिक्स हो गई। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, श्रावती, जोगफाल सुना होगा आपने, जोग हाईएस्ट इस टाइप का, जरसोपा, हाईएस्ट जरसोपा भी फॉल सर, बोलते हैं, यस हाँ, सर। यस तो सर। 2 नाम है। तो इसी शरावती रिवर्स, ये सारी रिवर जो है वो इन्हीं में पाई जाती है, इस वेस्टर्न घाट से ही निकलती है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो कोई और इसमें मुझे अगर चीज याद है, हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये बार बार कहने की बात नहीं है, मैं आगे लिख दिया हूँ खैर, लेकिन इन हेडिंग्स को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे जो पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो हेडिंग्स हैं कि मेजर जियोफिजिकल डिफरेंसेस क्या है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में, किसी भी, कोई भी 2 साइड तुलना कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि उनकी ओरिजिन, उत्पत्ति में क्या अंतर है, उनके स्वरूप संरचना में क्या अंतर है, ठीक है, उनके डायरेक्शन में क्या अंतर है, इस तरह के जियोफिजिकल डिफरेंसेस याद रखिए। नंबर 2, उनका सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव क्या है। अच्छा, तो ऐसा होने से क्या होता है आज हमारे जीवन पर, जनजीवन पर, वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर बायोडायवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण चीज है क्या यहाँ पर कोई एंडेमिक स्पीशीज है जो कि सिर्फ यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, इस प्रकार के कोई कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई इशू है क्या वहां पर ऐसा तो नहीं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता हो, ठीक है, झूम खेती, झूम वाली खेती जो होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो इस तरह के एनवायरमेंट को प्रभावित करने वाली कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज तो नहीं है। फिर और क्या देख सकते हैं कि अब कोस्ट की बात है तो मेजर बीचेस देख लिए, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की बात है तो मेजर हिल स्टेशन के बारे में जान लिया, कोई स्पेशल हिल स्टेशन है तो क्यों स्पेशल है, हाईएस्ट पीक हमने देख ही लिया। ये जो हेडिंग्स है आप देख लीजिएगा, कोई भी लैंड फॉर्म पढ़िए इन्हीं हेडिंग्स के अलॉन्ग पढ़िए। और भी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको अंडमान निकोबार पढ़ा के कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊं। थार हमने देखा ही था, थार का 360 डिग्री एनालिसिस हमने मरुस्थल का किया था, वैसे ही अंडमान के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ और उन्हें कोस्ट पे भी आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए कोस्ट के बारे में देखते हैं एक नजर। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, कितने किलोमीटर लंबी है, कितने हजार किलोमीटर लंबी है, ये सब छोटा सा हल्का सा आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी कभी भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं पड़ता, हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कोस्टल लाइन के हिसाब से टोटल जो है वो राज्यों का जो है क्रम क्या है, ये सब थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। गुजरात ऐसा है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इस प्रकार से आप क्रम देख लीजिएगा। और ये भी देख लीजिएगा कि उस क्रम का कौन फायदा उठा पा रहा है, ये है यूपीएससी का सोच। अब यहाँ से शुरू होता है क्रम। आप जान गए कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसके पास है, तो कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा ये है 1 2 3 4, लेकिन सबसे ज्यादा फिशिंग कहाँ होती है, सबसे ज्यादा ओशियनिक रिसोर्सेज का दोहन किसके पास है, कौन कर रहा है, इस नजरिए से आप पढ़िएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। मुख्य पोर्ट्स, बंदरगाह देखिए, जैसे बंदरगाह, सारे बंदरगाह देखे दिए हुए, टोटल बहुत सारे बंदरगाह हैं। आपके अंदाजे में टोटल कितने बंदरगाह होंगे हिंदुस्तान में?
सर मेजर 12 है, मेजर 13 है और 200 समथिंग माइनर। ठीक ठीक, सही है आप लोग, सही, बिल्कुल सही बात है। लगभग 200 के करीब पहुंच जाएगा मामला गिनते गिनाते, 195 196 200 समझ लीजिए, 200 हो जाए। लेकिन मुख्य 13 हो गए हैं, 12 थे, एक और अब इमर्ज हो गया, अभी देखेंगे हम। तो आप वो बंदरगाह जान गए। अब इसमें आपको क्या देखना है, हमेशा ध्यान रखना है क्या चीज, ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो नेचुरल हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से ही वहां पर ऐसी कंडीशंस हैं, वाटर लेवल से लेके हर चीज इंडेंटेड है, अंदर तक जहाज जा सकता है, ठीक है, टाइड्स का जो है वो सपोर्ट मिलता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको जान लेनी है। और फिर आपको पैटर्न निकलेंगे, उसमें से पैटर्न्स पता चलेंगे कि ऐसा क्यों है कि ईस्ट कोस्ट पे बंदरगाह और वेस्ट कोस्ट पे देखो अभी देखने से ही दिख रहा है कि ज्यादा है वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी जो तट है उस पर बंदरगाह बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ईस्ट कोस्ट पे उतना नहीं दिख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, अब आपको उस पर सोचना पड़ेगा कि इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्या योगदान है, क्या उसका कोई योगदान है, या फिर इस बात से फर्क पड़ता है कि इधर की जितनी भी नदियां सब आ रही हैं, सब इतना ज्यादा सिल्टेशन कर दिया है, यहाँ पर डेल्टा इतना सारा बना दिया है कि शैलो हो गया है वाटर, या फिर इसका प्रभाव है कि यहाँ पर जब टाइड आता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जब टाइड आता है तो पानी उतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि यहाँ टाइड आता है तो पानी बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। क्या ऐसा है, क्या ये कारण इसके लिए जिम्मेदार है? तो टाइड हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, उनकी अपनी बनावट हो गई, तट की बनावट हो गई, इस सब में से कौन सा किस चीज के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, ये चीज आपको देख लेनी पड़ेगी। और आर्टिफिशियल बंदरगाह बनाना पड़ रहा है तो क्यों बनाना पड़ रहा है, आखिर वहां पर उस जगह पर, मान लीजिए किसी जगह पर आर्टिफिशियल बंदरगाह बनाया गया है, ठीक है, और तो वहां पर ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, यानी जरूर कुछ ना कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। कहने का अर्थ है कि वहां पर कोई ऐसी इंडस्ट्री आसपास कहीं कुछ ना कुछ होगा जिसका कि एक्सपोर्ट होना है, या कोई ऐसी चीज होगी जिसका हैवी इंपोर्ट उस बंदरगाह से हो रहा है, ठीक है। उस नजरिए से आप पढ़ेंगे कि ये यहाँ पर क्यों लोकेटेड है, क्यों सिचुएटेड है। याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा कोई ना कोई सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, फिर आती है उसको प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री, और फिर आता है उसको एक्सपोर्ट करने वाला बंदरगाह। ये एक लिंक है, ठीक है, इस लिंक को समझने का प्रयास करिएगा हमेशा से। और इसीलिए इन तट वगैरह पर हमेशा आप देखेंगे कि मेजर कम से कम अब हो रहे हैं। इन सभी तटों, जितने ये दोनों तरफ हमारे तट है ना, इस पर बहुत अच्छा सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इन्वेस्ट करती है, कॉरिडोर्स बन जाते हैं, कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, इस सब टाइप की चीजें हैं। तो कौन सी परियोजना है, कौन कौन से मुख्य मुख्य बंदरगाह को जोड़ने के लिए है, उससे क्या लाभ अपेक्षित है भारत सरकार को, ये सब भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बंदरगाह वगैरह, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के हिसाब से भारत का जो ट्रेड है ना, भारत का जो व्यवसाय है, उसका वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 95% समुद्र से है, ठीक है, और वैल्यू के हिसाब से देखें तो 70% जो है वो समुद्र से होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, तो उसका पूरा फायदा भारत उठा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12 मेजर पोर्ट्स, 12 और 13 हो गए अब, और 200 माइनर पोर्ट, ठीक है। मुंद्रा, कांडला, मुंद्रा, सब मुंद्रा यहाँ मुंद्रा भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। कांडला, मुंद्रा, मुंबई, जेएनपीटी, ये दोनों साथ साथ हैं, मुंबई और जेएनपीटी। फिर गोवा वाला हो गया, मैंगलोर वाला हो गया, कोचीन, तुतिकोरिन, एन्नोर, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता। कौन सबसे जो है ईस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा कौन है, तो पता चला पारादीप है। तो क्यों है, ठीक है, वहां पर वो मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज है या किसका एक्सपोर्ट होता है वहां पर, ये सब आपको देख लेना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। जैसे देखिए बाकी सब जितने भी मेजर पोर्ट्स है ना, बढ़िया इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए बाकी जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं सब ट्रस्ट के द्वारा, गवर्नमेंट का उस पर रेगुलेशन है, गवर्नमेंट बॉडी चलाती है उसको, पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं उन्हें, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट बनाते हैं, पोर्ट न्यास, बंदरगाह न्यास है उनके लिए। एक जो अभी एन्नोर पोर्ट जो बना है, वो एकमात्र ऐसा है जिसको प्राइवेट कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है। तो ये भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें, ठीक है। ये क्रम हो गया, कुल मिलाकर क्रम देखा जाए तो सबसे बिजिएस्ट या सबसे बड़ा हैंडलिंग कौन सा है, तो जेएनपीटी नंबर 1 पे है, फिर चेन्नई है, फिर मुंद्रा पोर्ट है, ठीक है, वो तेजी से उभर रहा है, मैंने बताया ही आपको। फिर कहते हैं कि इंडिया का कंटेनर ट्रेड जो है, एक और चीज साथ साथ देख ली कि इंडिया के कंटेनर ट्रेड में उसका शेयर क्या है, तो जेएनपीटी का देखिए कितना बड़ा शेयर, चेन्नई और मुंद्रा, 3 यही टॉप 3 मिला लीजिए तो सब 75% वहीं पे सब हुआ जा रहा है।
कंटेनर ट्रेड का शेयर है, ठीक है। फिर गुजरात में हो गया अपना पिपावाव हो गया, तुतीकोरिन हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। 25% ये मिला के हो गए। तो मुख्य रूप से कंटेनर का ट्रेड कहाँ पर होता है, अलग अलग चीजें अलग अलग पोर्ट्स पर एक्सपोर्ट होती है ना, इसलिए उस हिसाब से लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोस्ट को एक तरह से बांटने की बात की जाए, ये जल्दी से बताकर मैं फिर ब्रेक लेंगे। अगर ऐसे इस बांटना चाहिए तो इसको ऐसे बांटा जा सकता है। ये वाला जो है ये काठियावाड़ कोस्ट हो गया, ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है। जो टूट फूट ध्यान रखेंगे इस बात को, जो टूट फूट हुई है उसका जो सबमर्जेंस वाला पार्ट है वो यहां तक बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। मालाबार कोस्ट में सबमर्जेंस का उतना इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो काठियावाड़, कोंकण, मालाबार इस तरफ हो गए। इधर उत्कल जानते ही हैं, उड़ीसा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। उत्कल, आंध्र और कोरोमंडल, इस एरिया को नॉर्दर्न सरकार्स भी कहा जाता है, सुना है कभी? यस सर, उत्तरी सरकार से। यस सर, उत्तरी सरकार बोलते हैं। तो ये उत्तरी सरकार क्यों बोलते हैं भाई? पूछे चाहिए क्वेश्चन, बताओ, काहे नहीं पूछे? अपने आप से हमेशा प्रश्न पूछा करो, हमारा तो यही मन होता है कि हमेशा पूछते चले। ये जो नॉर्दर्न सरकार्स कहलाते हैं ना, निजाम पहले निजाम के उसमें हुआ करता था ना। एक्चुअली सरकार जो शब्द है टेक्निकली देखिए तो शेरशाह सूरी के समय से जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती थी, आदरणीय सर इस पर ज्यादा मार्गदर्शन कर पाएंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो हल्का सा पढ़ाई की मैंने याद आया वो ये है कि शेरशाह सूरी के ही समय से डिस्ट्रिक्ट को जो होते हैं, जो जिले होते हैं, सरकार, परगना, इस तरह के नाम तो हुआ ही करते हैं। तो हुआ ये कि निजाम के हाथ से ये वाला एरिया चला गया था ना, अगर आपको ध्यान, अगर आप पढ़े हैं तो, सर तो जरूर ये वाला ही तो पढ़ा ही यस सर। हाँ, तो निजाम के हाथ से निकल गया ये हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। यस, यही वो एरिया था जो पूरा 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट थे, जो राजमुंदरी से लेकर सब छोटे छोटे एरियाज थे। ये पूरी बेल्ट जो है ना, ये नॉर्दर्न सरकार इसलिए कहलाती थी क्योंकि सरकार तो पहले से ही नाम था, फिर ब्रिटिश के अधीन हो गया तो वो सरकार के पास है, ब्रिटिश को सरकार कहा जाने लगा। तो नॉर्दर्न सरकार दो प्रकार से उत्पत्ति मानी जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक तो शेरशाह सूरी के समय से ही जिलों को सरकार भी कहा जाता था, खैर, और स्पेसिफिक है एकदम, यहो ध्यान रखियो, इसके बीच में जो एरिया आवेगा 1540 से 2017 के बीच में, वही वाले एरियाज नॉर्दर्न सरकार कहलाते हैं, ठीक है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, एकदम स्पेसिफिक और वो चीज है। फिर अब कोस्ट लाइन मान लीजिए, आप पढ़ ही रहे हैं, जल्दी से बता देता हूँ। तो मुख्य मार्ग भी जान लीजिए, बहुत आवश्यक है, हमेशा ध्यान रखा करिए कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स क्या क्या है, समुद्री मार्ग क्या क्या है भाई। कहीं पता चला इसी में कुछ फंसा के सवाल पूछ लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो कौन सा मार्ग सबसे आसान पड़ेगा। फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट कौन कौन से हैं, ठीक है। चाबहार सुना है किसी ने, चाबहार का नाम करंट अफेयर्स में? यस सर। अरे ये बहुत, यस सर। पाकिस्तान का ग्वादर जो है और वहाँ चाबहार, तो इसीलिए ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर ये रूट देख ही रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है? मलक्का, है ना, जो गेटवे माना जाता है इधर से इधर आने के लिए। चाइना और इंडिया के बीच अगर देखिए तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, ये आप हल्के से देख लीजिए। फिर ये क्षेत्र क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव रहता है भाई? लक्षद्वीप यहाँ पे है ना हमारा, लक्षद्वीप, तो काहे वहां पर हमको अपना एक नेवल बेस बना के रखना पड़ा है, सब मालूम होना चाहिए आपको। ये सोमालिया है ना यहाँ पर, सोमालिया, जी सर। सोमालिया के समुद्री डाकू बहुत ही भयावह होते हैं, बहुत भयानक, सोमाली पायरेट्स। हाँ, तो इसलिए वहां पर सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई करें तो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। कौन सा किस प्रकार का रूट है देखिए, सब दिया हुआ है, इस प्रकार से थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा कि कौन सा कॉरिडोर बन रहा है, इस वाली सड़क के बन जाने से भारत को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, चाइना अगर किस देश से कैसे सड़क अपनी पास कराना चाह रहा है, कौन सी पाइपलाइन, गैस लाइन, उस प्रकार से पढ़िए आप, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इन क्षेत्रों को पढ़ना है। मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है, मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आपको पढ़ाऊंगा और फिर हम सीखेंगे कि कैसे एक्चुअली पढ़ा जाना चाहिए 360 डिग्री। ओके सर। हाँ।